नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, भारत के सीजीआई यूयू ललित जी ने अपने आने वाले उत्तराधिकारी के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ जी का नाम कानून मंत्रालय को भेजा है। ये भारत में एक जो सीजीआई की जो नियुक्ति रहती है उसको लेकर MOU एक तरह से जो केंद्र की कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनके बीच में होता है, और इसको लेकर के जो न्यायपालिका रहती है उसके जो वर्तमान सीजीआई होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी का यानी कि आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा करके उसका चयन या फिर एक तरह से उनकी नियुक्ति भारत के सीजीआई के रूप में करते हैं। तो आज के हम अपने वीडियो में जानेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी के बारे में, जो कि भारत के सीजीआई होने वाले हैं, कि उनका कैरियर किस प्रकार का रहा है। साथ ही साथ हमारे वीडियो का मुख्य फोकस रहेगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको लेकर के हमारा संविधान क्या कहता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर के इतिहास में क्या कुछ विवाद रहे हैं, किस प्रकार से ये पद कई बार विवादों में भी रहा है। हालांकि ये भारत का बहुत बड़ा और एक तरह से न्याय शक्ति का एक तरह से केंद्र का ये पद है। तो आज के वीडियो में इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, इनके पिता YB चंद्रचूड़ जी वो भी भारत के सीजीआई रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के रहे हैं, और वो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक उनके नाम रिकॉर्ड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने का। वो इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के बाद 1978 में वो सीजीआई बने, और 1985 तक वो लगभग 5-7 साल लगातार सीजीआई के पद पर रहे। तो उन्हीं के ये पुत्र हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो अभी नवंबर में नए सीजीआई होने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान जो सीजीआई यूयू ललित जी हैं उनका कार्यकाल नवंबर में खत्म हो जाएगा, और भारत को फिर डीवाई चंद्रचूड़ के रूप में नया सीजीआई मिल जाएगा। साथ ही साथ डीवाई चंद्रचूड़ जी पहले यूपी के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और उसके बाद 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उसके बाद फिर अब ये सीजीआई भारत के बनने वाले हैं। तो साथियों, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 124 यानी आर्टिकल 124 भारत के राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो भारत के जो न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनके जजों की नियुक्ति करे, और साथ ही साथ वो उनके चीफ जस्टिस जो सीजीआई होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति की कलम से होगा। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया रही है, ये शक्ति कार्यपालिका के पास रही है, क्योंकि भारत में कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका जो सीजीआई का नियुक्ति करती आई है। लेकिन परंपरागत रूप से ऐसा होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज रहते थे उनमें जो सबसे सीनियर जज रहता था, सीनियरिटी का हिसाब रहता था उसकी सेवा का कार्यकाल कि वो कितने दिन से सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो जो सबसे सीनियर जज रहता था उसको ही सीजीआई के नाम के रूप में रिकमेंड कर दिया जाता था, और उसके बाद उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। लेकिन 1973 में ये एक तरह से परंपरा टूटी। आपको जैसे पता होगा कि 1973 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और 1973 में एक लैंडमार्क डिसीजन आया था जिसको हम सब केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती केरल के एक संत थे। उन्होंने केरल सरकार के विरुद्ध, केरल राज्य के विरुद्ध एक केस लड़ा था, कुछ जमीन को लेकर के विवाद था। तो इस प्रकार से उस केस में भारत की अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी, जिसने केशवानंद भारती केस को 7-6 के डिसीजन से सुनाया था। तो साथियों, जो केशवानंद भारती केस था, इन्होंने कई सारी चीजें इससे निर्धारित की, जिसमें मेन चीज थी कि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ विधायिका छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ऐसा हो रहा था कि इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री उस समय थी, और उनके साथ 2/3 की लगभग मेजोरिटी विधायिका में थी। उनकी कांग्रेस पार्टी के पास इतनी बड़ी शक्ति और सांसद उनके पास थे, तो वो मनचाहे कुछ संविधान में संशोधन करना चाह रही थी, जिसको लेकर के जो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट दिए, और एक तरह से उन्होंने विधायिका को रोका कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन का अतिक्रमण नहीं कर सकते। हमारा संविधान विधायिका को यह ताकत देता है कि
संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विधायिका के हाथों की वो एक तरह से कठपुतली बन जाए संविधान और विधायिका उसमें कुछ भी संशोधन कर दे। तो इसको लेकर के केशवानंद भारती केस में था, और भी कई अन्य सारे पहलू इससे जुड़े हुए थे, लेकिन इसको लेकर के इंदिरा गांधी को ज़्यादा ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो संविधान में अपने हिसाब से कई सारे चेंज करना चाहती थी। तो ये कुल मिलाकर के 13 बेंच जो जज थे, 13 जजों की ये खंडपीठ थी जिसने केशवानंद भारती केस सुना था, और उसमें 7-6 से ये फैसला आया था। 7 जज इसके फेवर में थे और जो 6 जज थे वो इसके अपोजिट में थे। तो केशवानंद भारती केस का अपोजिशन करने वाले 6 जजों में ही A.N. रे एक जज थे, जो सीनियरिटी के हिसाब से काफी पीछे आते थे, यानी कि उनसे पहले भी 3 जज और थे जो सीनियरिटी के हिसाब से भारत के CGI बनने चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन तीनों जजों को दरकिनार करते हुए, जिसमें जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर और एक और जज थे जिनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, तो कुल मिलाकर के ये 3 जज थे, और उनके बाद ये A.N. रे जो जज थे ये सीनियरिटी में आते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन तीनों जस्टिस के ऊपर प्रायोरिटी देकर, अर्थात जो परंपरा CGI के चयन के लिए चली आ रही थी सीनियरिटी की, उसको इंदिरा गांधी जी ने तोड़ करके A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाया, और उसके विरोध में इन तीनों जजों ने इस्तीफा दे दिया। और कुल मिलाकर ये भारत के संवैधानिक और न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहला केस था कि जब विधायिका और कार्यपालिका एक तरह से आमने सामने थी। तो इस तरह से ये विवाद पैदा हुआ, और उसके बाद फिर आपको जैसे पता है कि आपातकाल का दौर शुरू हो गया और आपातकाल लगा, और फिर 1977 में एक बार फिर जब इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी, तो ये इस तरह की सीनियरिटी को फिर दोबारा तोड़ा गया, और ये ADM जबलपुर करके एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था जो इंदिरा गांधी की सदस्यता से संबंधित था, कि उनके जो सांसद रही हैं उनकी जो सदस्यता है वो गलत तरीके से चुनाव जीत के सांसद बनी है। तो इस केस में उनको तलब किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर जाके उनको अपने बचाव के लिए अपना पक्ष रखना पड़ा। तो इस प्रकार से जो जज ने फैसला सुनाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए यहां पर भी इंदिरा गांधी ने फिर दोबारा से जज को CGI बनाया था। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह का एक तरह से अतिक्रमण हुआ था CGI के चयन के लिए। बाकी पहले से परंपरा चली आ रही थी कि जो भी चीफ जस्टिस होता था उसका नाम जो वर्तमान का CGI होता था वो रिकमेंड कर देता था, और उसके बाद जो राष्ट्रपति होते थे वो उसके नाम की अधिसूचना जारी करके उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते थे। और साथियों, इस प्रकार से फिर एक तरह से कई सारे भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, और उस प्रकार के कई सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस भी आए, उन्होंने अपने हिसाब से उनकी व्याख्याएं की, और धीरे धीरे करके 1990 के दशक में एक कॉलेजियम सिस्टम बना जो वर्तमान में भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो नाम का रिकमेंडेशन करता है। ये एक 5 जजों का एक सिस्टम होता है। तो ये कॉलेजियम की व्यवस्था भारत की न्यायपालिका की देन है। इसको लेकर के खास बात यह है कि न तो इसको भारत के संसद ने बनाया, न ही इसका उल्लेख भारत के संविधान में है, और भारत की न्यायपालिका दुनिया की ऐसी पहली न्यायपालिका है बड़े देशों में जहां पर जज अपने आने वाले उत्तराधिकारी या आने वाले जजों के नाम की सिफारिश खुद ही करते हैं। एक तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉफिट का मामला भी है, लेकिन अभी तक भारत के केस में ऐसा देखा जाता रहा है कि जो न्यायपालिका है उसने ज्यादातर सही जजों का ही चयन किया है। लेकिन फिर भी इतना तो है कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, या और इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी न्यायपालिका है उन पर भी भाई भतीजा बात और जो उसका आरोप एक तरह से लगता रहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो वो 2015-16 में एक कानून लेके आए जिसको NJAC एक्ट कहा जाता है, नेशनल जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट के लिए ये उन्होंने एक तरह से एक आयोग बनाया था, और काफी बैलेंस आयोग था। लेकिन न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने रिव्यू करने के क्रम में खारिज कर दिया, और उसका कारण बताया कि ये न्यायपालिका की शक्ति को छीनने का प्रयास कर रहा है। ये जो कानून है वो न्यायपालिका की जो चयन है और उसकी जो स्वतंत्रता
स्वतंत्रता है कि वो निष्पक्ष होकर के विधायिका और कार्यपालिका के कानून नियमों का उनका रिव्यू करे, उनको बार बार चेक करे, उसका ये अतिक्रमण कर रहा है। तो इसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने इस एनजेएसी एक्ट को खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में जो भारत के सीजीआई के जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें कोलिजियम सिस्टम के तहत ही एमओपी है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसके तहत जो वर्तमान का सीजीआई होता है वो एक नाम रिकमेंड करता है अपने आने वाले सीजीआई का, और उसको फिर जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी मोहर लगाकर या उस पर अपना विचार करके उस सीजीआई का नियुक्ति कर देते हैं। तो इस प्रकार से भारत में वर्तमान में सीजीआई की नियुक्ति होती है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।